चाणक्य फोरम प्रेजेंट्स रणक्षेत्र। राम, आज के रण क्षेत्र में क्या है? जैन सर, आज के रण क्षेत्र में हम जो अभी ब्लास्ट हुआ था उससे संबंधित कई एंगल्स और निकले हैं, कई और परतें खुली हैं, उन्हीं को लेकर बात करेंगे। जो डॉक्टर उमर मोहम्मद था उसकी डीएनए टेस्ट कंफर्म हो गई थी, वही गाड़ी में बैठा हुआ था और उसी जब एक्सप्लोजन में उसका जो पूरा हाथ एक पकड़ा गया था जिससे उसका टेस्ट हुआ, ये कंफर्म हो गया कि डॉक्टर उमर मोहम्मद ही गाड़ी में बैठा हुआ था। मतलब ये कंफर्म है कि उमर की उम्र खत्म हो गई है और ये एक बड़ी खबर है उस पॉइंट ऑफ व्यू से। उमर ने ही उस गाड़ी में बैठ के वो ड्राइव कर रहा था, वो गाड़ी लेके जा रहा था और वो ब्लास्ट हुई। उमर के बारे में खबर आ रही है कि वो 2022 में तुर्की गया था। तुर्की में उसने उसका ब्रेन वॉश कहा जा रहा है किया गया, तुर्की में ही उसको तैयार किया गया इन सब चीज़ों के लिए। उसके बाद एक डॉक्टर का कुछ आतंकियों ने मिलकर ब्रेन वॉश किया और उसके बाद वो खुद की जान लेने को आतुर हुआ और उसने जान ले भी ली। और सबसे बड़ी चीज़ ये आ रही है कि राम, एक बड़ी चीज़ देखने में आ रही है जब टर्की ने जब बयान दिया, टर्की ने इस ब्लास्ट को लेकर जब बयान दिया, क्योंकि एक दिन बाद ही इस्लामाबाद में भी ब्लास्ट हुए, तो दोगलापन दिखता है टर्की का भी और अमेरिका का भी। देखिए, अमेरिका का भी जब ट्वीट आया, जो भारत में जब ब्लास्ट हुआ उसको लेके जो ट्वीट आया, और जो पाकिस्तान में ब्लास्ट हुआ उसको लेके जो ट्वीट आया, दोनों में बहुत अंतर है। और यहाँ पे दो इंसिडेंट्स में जहाँ पे कैजुअलिटीज होती हैं, उसको लेकर दो देशों में अमेरिका का एक डबल स्टैंडर्ड दिखता है। जिस तरह से वो पाकिस्तान में वहाँ को उसको टेररिस्ट अटैक बोलता है, जो हिंदुस्तान में धमाका होता है उसको एक टेरिबल एक्सप्लोजन बोलता है। हाँ, यही चीज अगर आप देखेंगे तो टर्की ने भी जो इस पे अपने बयान जारी किया, टर्की ने भी कुछ ऐसा ही कहा। दिल्ली के ब्लास्ट को एक धमाका बोला कि एक धमाका हो गया और ये सारी चीजें हो गई। और वहीं पाकिस्तान का टेररिस्ट अटैक, उसको टेररिस्ट अटैक लग रहा है। सवाल ये है सबसे जरूरी कि जब हम देखते हैं कि कई मीडिया रिपोर्ट्स आती हैं, कई सोर्सेज से खबर आ रही है कि जो ये डॉक्टर्स मॉड्यूल है जो जैश-ए मोहम्मद का, इसको कंट्रोल करने वाले इनके जो हैंडलर्स हैं, वो उनमें से कुछ अफगानिस्तान में बैठे हुए हैं जो आईसिस के हैं, ये समझ में आता है सीधे सीधे। और दूसरे कुछ जो हैं वो टर्की में भी बैठे हुए हैं। टर्की कभी ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को ड्रोन देता है, ड्रोन चलाने वाले सैनिक देता है। वही टर्की जब बयानबाजी करने की बात आती है तो कश्मीर को लेके बयानबाजियां करता है। वही टर्की उसी के देश में बैठे हैंडलर्स जो है भारत में आतंकी साजिश को अंजाम देने की वो साजिशें रचते हैं। वही टर्की जब वहां पे भूकंप आता है तो भारत दोस्त बन के ऑपरेशन दोस्त चलाता है और सबसे पहले भारत पहुंचता है और वहां पे कितनी मदद करता है, ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। टर्की का दोगलापन यहाँ पे जो दिख रहा है वो बहुत दर्दनाक है, बहुत दुखद है। इसके अलावा सर, इससे पूरी घटना पर एक और परत खुली है, और ये है कि जो आतंकवादी थे, जो डॉक्टर मॉड्यूल के आतंक थे, इनमें मनी डिस्प्यूट भी था। मनी डिस्प्यूट की वजह से हुआ यूँ है कि पहले इन्होंने देश के 4 सिटीज़ में अटैक करने का प्लान बनाया था। उसको लेके पूरा असला जी, ये जो पूरा सामान है वो इकट्ठा कर रहे थे, लेकिन मनी डिस्प्यूट होने की वजह से मॉड्यूल जो 2-2 होकर जाना था, जो 8 में से 4-4 होकर जाना था, वो 2-6 होकर गया है। तो वो जो उनकी अर्थमेटिक थी, वो डिफरेंट सिटीज को टारगेट करने की, वो भी बिगड़ी है। और ये एक नया लेयर या यूं कहीं एक नई खबर इसको लेके इस सामने आई है। ये पता चला कि करीब शाहीन और उमर और आदिल मुजम्मिल इन्होंने मिलकर 20 लाख रुपए इकट्ठा किए थे, है ना, कैश में, जो उमर को दिए गए थे। अब इसमें कहा जा रहा है कि उमर को सारे कैश दे दिए गए थे, उमर उसको लेके कुछ कर नहीं पाया। और उसके बाद जो है 3 लाख रुपए इनको गुड़गांव से 20 क्विंटल NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम फर्टिलाइजर इन्होंने लिया था, करीब 3 लाख रुपए का गुड़गांव से। और ये पूरा जो फर्टिलाइजर का इकट्ठा किया गया था, आईडी बनाने के उद्देश्य से ही इकट्ठा किया गया था। हाँ। तो ये एक नई चीज सामने आई है। पहले जब एक्सप्लोजन हुआ था तो ये डाउट हो रहा था कि एक्सप्लोजन किस तरह का है, क्या यूज हुआ है, और किस तरह के उसमें जो अमीनो नाइट्रेट था उसमें उन्होंने RDX उसको किस तरह से बनाया। लेकिन अब जिस तरह से खबरें आ रही हैं, ये लगभग चीजें सामने और आ रही हैं कि ये पूरा प्लान आईडी बना के देश के 4 से कई शहरों को टारगेट बनाने की कोशिश की थी। हाँ, और ये भी खबर आ रही है कि 6 दिसंबर बाबरी मस्जिद विध्वंस जो भी का डे ये मनाते हैं, उस दिन ये ब्लास्ट करने की प्लानिंग थी। एक तो ये कंफ्यूजन बहुत ज्यादा आ रहा है कि ये 6 दिसंबर को ब्लास्ट करने वाले थे, दिवाली के दिन ब्लास्ट करने वाले थे, या 26 जनवरी को ब्लास्ट करने वाले थे। ब्लास्ट की तो तैयारियां थी। एक बात, दिल्ली के अलग अलग इलाकों में ये लोग ब्लास्ट करना चाह रहे थे, चाहे वो लाल किला हो, चाहे इंडिया गेट हो, चाहे
हुमायूंस टॉम्ब हो, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया हो, जो ये नाम आए हैं अभी, यहाँ पे ये ब्लास्ट करने की तैयारियां कर रहे थे। ये किस दिन करने वाले थे उसको लेके लगातार नई नई चीजें आ रही हैं। कभी दिवाली, कभी आ रहा है कि 26 जनवरी को ब्लास्ट करना, अब आ रहा है कि ये 6 दिसंबर को ब्लास्ट करने वाले थे। लेकिन एक बात तो कंफर्म, लगभग अभी तक जो खबरें आ रही हैं उसके हिसाब से ये लगभग कंफर्म होता जा रहा है कि भीड़ भाड़ इलाके जहां पे ज्यादा कैजुअलिटी हो सके, इनका एक उद्देश्य रहा है। और ये मंडे को ये ब्लास्ट होने वाला नहीं था, ये कुछ कंफ्यूजन हुई, लोग पकड़े गए, मुजम्मिल पकड़ा गया, शाहीन पकड़ी गई, एक प्रेशर बिल्ट हुआ। जब इन लोगों की गिरफ्तारियां होनी शुरू हुई तो उस पैनिक में आकर ये मंडे वाली जो घटना हुई है। ये कहा जा रहा है कि उमर उस टाइम ब्लास्ट करने के उसमें नहीं था, वो लेके जा रहा था, वो उन चीजों को ठिकाने। मैं इस चीज को थोड़ा सा मुझे मानने में वो हो रही है, दिक्कत हो रही है कि उमर ब्लास्ट करने के मूड में नहीं था। जो उमर जो शाहीन से कहता है कि मैं देश में सीरियल ब्लास्ट करूंगा था, वो ब्लास्ट क्यों नहीं करना चाह रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि जब उसका पोल खुल चुकी है तो वो चाहता है कि जो भी चीजें हो, जो भी हो वो हो जाए, मैक्सिमम इम्पैक्ट हम जितना कर सकते हैं वो कर लें। लेकिन वो नहीं कर पाया, वो ब्लास्ट हो गया, वो उतना, हालांकि 13 लोगों की जान जा चुकी है जो कि बहुत दुखद है। पाकिस्तान में जाए 13 लोगों की, पाकिस्तानी लोगों को नहीं फर्क पड़ता है क्योंकि वहाँ की फौज, वहाँ की सरकार के लिए लोगों की जान बहुत आम चीज है। वो रेवड़ियों में लोगों की जान अमेरिका के डॉलर्स के लिए बांट देते हैं, लेकिन भारत के लोग और भारत के लोगों की जान बहुत मूल्यवान है, और ये जान अगर जाती है तो बहुत दुखद चीज है। हालांकि जो अटैक था ये बहुत मैसिव हो सकता था। सर, इसके अलावा एक और जो हॉस्पिटल या जो यूनिवर्सिटी कहें जिसमें हॉस्पिटल में था, उसको लेकर और नई खबरें आ रही हैं। जो यूनिवर्सिटी है अल फलाह, उसको लेकर और खबरें सामने आ रही हैं। सिर्फ यूनिवर्सिटी नहीं था, अल फलाह नाम से कई और इंस्टीट्यूशंस चल रही हैं और इनके जो मालिक हैं और उन पर धोखाधड़ी और चीटिंग के भी मामले वो पहले जामिया में भी था, उसके बाद वहां से जेल गया, और जेल जाने के बाद फिर कहा जाता है कि वो कई बार ठगी का भी कर चुका है, ठगी के भी आरोप लगे उसके ऊपर। इस मामले में वो तिहाड़ जेल तक जा चुका, वो तिहाड़ जेल तक जा चुका, और उसको गल्फ से फंडिंग मिलती थी। गल्फ से ये फंडिंग उसको कौन देता था, ये जांच की बात है, इस पे जांच हो रही है और ये पता चलना चाहिए, क्योंकि कई स्टाफर्स हैं जो यूनिवर्सिटी के, उन्होंने बताया है कि गल्फ से वहां पे फंडिंग आती थी। गल्फ के कई लोग साल भर में आते थे कुछ दिनों के लिए, 4 दिन 5 दिन 1 महीने के लिए, और जो है ये सारी चीजें वहां पे चल रही। जवाद अहमद सिद्दीकी नाम है उस अल फलाह यूनिवर्सिटी के चांसलर का, जिसके ऊपर ये आरोप लगे हैं। और सबसे बड़ी चीज, अल फलाह यूनिवर्सिटी ने एक स्टेटमेंट जारी किया। स्टेटमेंट में अल फलाह यूनिवर्सिटी कहती है कि हमारा इन आतंकियों से कोई लेना देना नहीं है, ये बस हमारे यहाँ पढ़ाते थे। सबसे पहली चीज, अगर ये आपके यहाँ केवल पढ़ाते थे तो आपने उस आतंकी डॉक्टर को क्यों हायर किया, जिसको जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आतंकी गतिविधियों में संलिप्त होने के आरोप में उसकी पोस्ट से हटा दिया था, उसको सैक कर दिया गया था। उसको आपने हायर किया, क्या आपने बैकग्राउंड वेरिफिकेशन नहीं किया? और अगर आपके यहाँ कुछ लोग संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त हैं तो क्या आपको पता नहीं चल रहा, क्या उनके एक्शंस, उनके रिएक्शंस आपको समझ में नहीं आ रहे हैं? सर, ये तो और भी जांच होगा तो और चीज़ें सामने आएंगी, लेकिन जिस तरह से यूनिवर्सिटी ने कहा कि इनसे हमारा रिलेशन एक प्रोफेशनल और ऑफिशियली था, जिस तरह से यूनिवर्सिटी का जो नाम है अल फलाह और इनके जो मालिक है, उनके अदर जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके जो क्राइम सामने आ रहे हैं, ये यकीन करना बहुत मुश्किल है कि यूनिवर्सिटी में इतना बड़ा इवेंट हो, इतनी सारी चीज़ें इकट्ठी की जाएं और इस तरह का और आजू बाजू किसी को कुछ ना पता चले। और वो डॉक्टर जब तुर्की गए तो टर्की वो क्यों गए? क्योंकि वो उस टाइम पे भी आपकी यूनिवर्सिटी से आई थिंक एसोसिएटेड थे, तब आपने पता क्यों नहीं लगाया? आपको आपके कान में क्यों, आपके दिमाग में क्यों नहीं खटका? उमर अचानक से 2-3 दिन की छुट्टी लेके गायब हो जाता। आपने एक सर्जन मैडम जिसको शाहीन, डॉक्टर शाहीन शाहिद जो है, सैयद शाहिद, जिसको आपने हायर किया था, उसको सर्जन मैडम कहते थे ये आतंकी, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा। वो अगर आपकी यूनिवर्सिटी में आती है रहती, आपने उससे पूछा नहीं कि जब आपके पास एक सरकारी नौकरी थी, आप एक वेल एस्टेब्लिश्ड यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू चयनित एक आप प्रोफेसर हैं, फिर आप वो नौकरी क्यों छोड़ रही हैं? ये तमाम चीजें सर, जब ये एक डिसमिस्ड डॉक्टर को हायर कर सकते हैं एज अ प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन, वो व्यक्ति जो जम्मू एंड कश्मीर में इसलिए डिसमिस किया गया क्योंकि वो टेररिज्म का सिंपैथाइजर रहा या उसकी एक्टिविटीज़ उस तरह से दिखी और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने उसे डिसमिस किया। जब उस व्यक्ति की हायरिंग हो सकती है
तो शाहीन का तो मामला फिर भी डिफरेंट है अभी। नहीं, फिर भी डिफरेंट नहीं है, ये तमाम चीजें हैं। उस जब भी कोई extremes पे हैं। जब भी कोई किसी नए एम्प्लॉय को हायर करता है, चाहे हम अपने संस्थान की बात करें, चाहे किसी भी संस्थान जहां पे भी हमने काम किया, वहां पे बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन नहीं होता तो ये सवाल पूछे जाते हैं कि आपने वहां से क्यों छोड़ा, आप अगर छोड़ना चाहते हैं तो क्यों छोड़ना चाहते हैं। ये तमाम सवाल हैं। इन सवालों के जब जवाब मिलते हैं, उसके बाद अगर ऑर्गेनाइजेशन संतुष्ट होता है तब वो करता है, या ऑर्गेनाइजेशन में पहले से कुछ हो कि नहीं मुझे इस बंदे को लेके आना है क्योंकि ये हमारे लिए फायदे का है, तो उसका फिर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन। फिर भी ये देखते हैं कि इसकी नियत क्या है, ये पहले जो काम करता था वहां पे कैसे काम, ये तमाम चीजों पे जब चेक होता है तो इन सब चीजों को आपने चेक नहीं किया, आपने सीधा हायर किया। एक आतंकवादी को आप हायर कर रहे हैं, आपके यहाँ से 4 लोग ऐसे गिरफ्तार हो रहे हैं जो आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त हैं, फिर भी आपको पता नहीं चलता और आप कहते हैं कि हमारा उनसे प्रोफेशनल रिश्ता। प्रोफेशनलिज्म नाम की चीज कागजों में बहुत अच्छी लगती है, और अगर आपने प्रोफेशनलिज्म दिखाई होती तो एक आतंकी प्रोफेसर आपके यहाँ पढ़ा नहीं रहा होता। इस पूरे उस पे और भी परतें खुल रही हैं सर, और भी इन्वेस्टिगेशन में चीजें सामने, इसे अपन कैप्सूल में ले लेते हैं। जी नहीं ठीक है, राम चलते हैं। सर जाने से पहले एक और बड़ी खबर आई है। पाक पार्लियामेंट ग्रांटेड लाइफ टाइम लीगल इम्यूनिटी एक्सपेंडेड पावर टू आसिम मुनीर। कॉन्ग्रेचुलेशन। पाकिस्तान आसिम मुनीर अब जो है वहां पे पहले भी सर्वा सर्वे थे, लेकिन अब संवैधानिक रूप से भी सर्वा संवैधानिक पाकिस्तान का बाप बनने के लिए आसिम मुनीर को बहुत सारी शुभकामनाएं। इस खबर के बारे में हम जरूर डिटेल में देखते हैं और क्या क्या चीजें हैं, और हम इस पे जरूर कवरेज करेंगे आने वाले प्रोग्राम में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद। Chanakya Forum presents रणक्षेत्र।